सभी एनपीएस ग्रेड ए ऑफिसर्स और बेटर से टू बी ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास, जिसमें कि हम आपको सारे भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स समझाएंगे जो कि एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स अनवील्स एसएमई टर्बो लोन। तो देखिए, एक आपके पास एसएमई टर्बो लोन्स के ऊपर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टर्बो लोन, जो कि ऑफर कर रहा है इंस्टेंट क्रेडिट अप्रूवल्स। किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो यहाँ पर हमारा सीएसपी बैंक जो है, इन्होंने स्टार्ट किया है एक नया इनिशिएटिव और बेटर से एक इनोवेटिव फाइनेंस प्रोडक्ट, जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस को हम क्विक लोन देंगे, स्मूथ क्रेडिट एक्सेस दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इसमें काफी सारे फीचर्स इसके अलावा भी इंक्लूडेड है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस। तो ओवरड्राफ्ट आप सभी को पता है कि करेंट अकाउंट्स जो हमारे होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लिमिट फॉर शॉर्ट टाइम ले सकते हैं, जिसमें कि हमें अगर जरूरत हो जाती है इमरजेंसी में क्रेडिट की, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आपको कस्टमर्स होंगे, उनको एक डिजिटल स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सभी डेटा सोर्सेस प्रोवाइडेड होंगे, जैसे कि क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन, जीएसटी फाइलिंग्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक एसएमई टर्बो लोन है, जो कि सीएसबी बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है, अप टू 5 करोड़ रुपीज विद फैसिलिटीज लाइक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन एंड ट्रेड फाइनेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका सोलेक्स एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोलेक्स एनर्जी एक फर्म है जिनके साथ में कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टनरशिप की है, ताकि वो आपको प्रोवाइड कर पाए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग। तो बेसिकली जो हमारा बैंक है वो सोलेक्स एनर्जी को अभी फाइनेंस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है, प्रमोट कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो कंटिन्यूइंग अबाउट द सेम थिंग, अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो फाइनेंसिंग है, ये एक ऑल्टरनेटिव है आपके कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पर एसबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर एसबीआई 10 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रहा है अंडर इट्स सूर्य शक्ति सोलार फाइनेंस स्कीम। तो आपके ऊपर ना एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि सूर्य शक्ति सोलार फाइनेंस स्कीम कौन से बैंक की है? तो आपको याद रखना है एसबीआई। चलिए, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपसे पूछा गया है कि किस बैंक के लिए फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है, उन्होंने बोला है कि अशोक चंद्रा जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनेंगे। तो ये है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए बोला गया है कि अब हमारे अशोक चंद्रा जी जो हैं, इसके एमडी एंड सीईओ बनेंगे। अगर हम बात करें कि किन्होंने इन्हें रिप्लेस किया है, तो इन्हें रिप्लेस किया है इन्होंने अतुल कुमार गोयल जी को रिप्लेस किया है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो हमारे जो अशोक चंद्रा जी हैं, ठीक है, तो इनका हमने पहले क्या देखा था कि ये एक ईडी थे, कहां पर? एट कैनरा बैंक। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, एन एंटिटी सीकिंग अथोराइजेशन रिकॉग्निशन एज सेंट्रल काउंटर पार्टी मस्ट हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ। तो अभी आरबीआई ने बेसिकली बताया है कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाहती है कि वो सेंट्रल काउंटर पार्टी बनकर सामने उभरे, तो उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए 300 करोड़ रुपीस। ओके, अगर हम बात करें कि सेंट्रल क्लियरिंग हाउस जो होते हैं, वो हमारे क्या रहते हैं, तो बेसिकली ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं बिटवीन सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इन सेटलमेंट ट्रांजेक्शंस। तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली अमाउंट्स को सेटल कर रहे होते हैं एज अ बैंक। हमारे पास में ट्रेडिंग का भी काम होता है, सिक्योरिटीज की भी सेटलमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से सेंट्रल काउंटर पार्टी बनना चाहती है, क्लियरिंग हाउस बनना चाहती है,
तो उनके पास में मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हमारे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। तो इन्होंने अभी किसके साथ में क्या किया है, पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ में अपनी एक पार्टनरशिप की है, जहां पर ये चाहते हैं कि ये फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें एमएससीज को, ठीक है। और यहाँ पर जो लोन रेंज रहेगी वो आपकी रहेगी 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में। और इसमें एक स्पेशल चीज क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है। कोलेट्रल क्या होता है, देखो जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास रखवा देते हैं, तो वही हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, कोलेट्रल हो जाती है। आगे बात करते हैं, कौन सा ऐसा बैंक है जिसको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है एज बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, ठीक है, 2024। तो अगर हम बात करें डीबीएस बैंक की, ठीक है, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है, यहाँ पर उसको बोला गया है कि वो बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया में एज रिकॉग्नाइज हुआ है, वन ऑफ देम है, ठीक है। तो ये बेसिकली 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए इस तरीके से रिकॉग्नाइज हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब कि मनरेगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 1600 करोड़ जो है क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट रेज हो गई है, 1600 करोड़ से कितना हो गई है, फाइनेंशियल ईयर 2007 की बात करें और फाइनेंशियल ईयर 2014 से बात करें, बिटवीन 15 से 25। बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है कि अभी मनरेगा में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब मनरेगा में 2923 करोड़, ठीक है, करोड़ परसेंट डेज जो है वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर फाइनेंशियल ईयर 15 से 25 की बात हो रही है तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज जो है आपका 2923, जो कि पहले कितना था, फाइनेंशियल ईयर 2007 से 14 तक 1660 रुपये था। ओके, आगे बात करते हैं कंट्री ऑफ फोकस की। तो अभी पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ फोकस बोला गया है फॉर 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। तो यहाँ पर ये पहली बात तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, ये पानाजी गोवा में हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को अभी कंट्री ऑफ फोकस बताया गया है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट कर रही होती है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंडक्ट करती है। चलिए आगे बात करते हैं हम, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। दोस्तों आप सभी को पता है कोविड-19 के टाइम पर चाइना की तरफ से बिकॉज सेमीकंडक्टर्स नहीं आ रहे थे तो इंडिया में बहुत भारी शॉर्टेज देखने के लिए मिली थी। इसके बाद से गवर्नमेंट का एक फोकस बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी सामने आई है, तो डेफिनेटली आंसर भी गुजरात ही रहेगा, राइट। चलिए आगे अगर हम बात करें गुजरात के सीएम कौन है, तो वो है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। ओके, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, इस इनिशिएटिव को अपना हमारा बोल सकते हैं कि सपोर्ट करने के लिए गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन जो है वो भी स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। ये किसके साथ अलाइन कर रही है पॉलिसी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ में ये अलाइन कर रही है, जिसमें हमारा बजट है 76,000 करोड़ का, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्टेट में हमने देखा था कि माइक्रोन्स एडवांस सेमीकंडक्टर ATMP प्लान जो है उसको भी लगाया गया था, कहां पर, सनंद में, जिसका अपना अमाउंट जो था वो था 22,500 रुपए का। चलिए दोस्तों अब हमारे 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा टू फर्स्ट ऑल वुमेन इन बटालियंस, ठीक है, तो ये बटालियन सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन बटालियन आपको देखने के लिए मिलेगी एज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये है आपका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों जब भी आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हो तो वहां पर जो आपको कौन मिलते हैं, सर्विसमैन मिलते हैं, वो कहाँ से होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की साइड से होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी विमेन बटालियन बनाई जाएगी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी विमेन हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ में एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर द सिंपोजियम ऑन ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स। तो ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स के लिए हमारे यहाँ पर नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है? तो यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है बिटवीन ISEG फाउंडेशन, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ फाउंडेशन। तो नीति आयोग ने ISEG के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि यहाँ पर ये क्या कर पाए, ये इंडिया का जो अपना जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट है उसको अचीव कर पाए। हमारा ये टारगेट बेसिकली कब तक कम होना चाहिए? 2070 तक हमें क्या अचीव करना है? जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा वो है विजन, विकसित भारत, और हमें कब तक डेवलप्ड कंट्री बन जाना है? 2047 दैट इज 2047 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें, नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एसिड्स, ठीक है, तो एसिड को भी स्टार्ट किया है जो कि इनका एक प्लेटफॉर्म है विद द पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि क्या कर पाए, एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज में स्टेट्स को कॉर्पोरेट कर पाए, उन्हें सपोर्ट कर पाए, ठीक है, उनके साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आ पाए और उन्हें नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर पाए जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन भी आपने देखा है काफी ज्यादा अभी न्यूज में भी रहता है, और ई मोबिलिटी एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक फेस्टिवल सीरीज स्टार्ट हुई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सीरीज किसने स्टार्ट की है? ताकि हम इंडिया के जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स और कल्चर है उसको क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। तो ये स्टार्ट किया गया है अमृत परंपरा के द्वारा, ओके। बेसिकली जो हमारी जो अमृत परंपरा सीरीज है ये स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जहां पर इन्होंने चाहा है कि इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनको हम प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पहला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इस सीरीज के अंदर वो है कावेरी मीट्स गंगा, ओके, जिसको किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे S जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया है एट कर्तव्य पथ। चलिए आगे बात करते हैं अब। अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, इसको संगीत नाटक एकेडमी कल्क क्षेत्र फाउंडेशन और CCRT ने मिलकर स्टार्ट किया है, ओके। तो CCRT मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के अंडर आता है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर एक बुक भी ये लोग पब्लिश करते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि ये पब्लिश करते रहते हैं। आगे बात करते हैं अब हम, हमारा फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में, ओके। तो हम अगर बात करें, यहाँ पर ये 2 दिन का इवेंट है जिसमें कि हम क्या देख रहे थे, इसमें हम देख रहे थे कि ये KD जाधव रेसलिंग स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसकी थीम है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, ओके। तो आपको इसकी थीम भी याद रखनी है जो कि है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। चलिए आगे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज और निकाला है 1500 करोड़ रुपए का टू सपोर्ट बोडोलैंड्स डेवलपमेंट। बोडोलैंड किधर है? हमारी असम में, ओके। चलो आगे बात करते हैं, कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए होम बन चुका है, मतलब कि किस स्टेट में गुरु घासीदास तामोंगला करके एक टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ है हमारा लॉन्च इनॉग्रेट छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ये जो रिजर्व है ये 3rd लार्जेस्ट है कंट्री में, ठीक है, आफ्टर मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, और नागर अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, अगर हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम रिवाइज्ड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस फॉर CPSEs और जो कि
दीपम इफेक्टिव जो है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया, दीपम ने स्टार्ट की है। और ये बेसिकली कौन से ईयर से, फाइनेंशियल ईयर से हमारी क्या हो रही है, इफेक्टिव हो जाएंगी। तो दीपम के अंडर में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की हैं जो कि है हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और शेयर होल्डर रिटर्न्स को इम्प्रूव कर पाए। ये हमारे से इफेक्टिव हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम पीएसबीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो भी एंटिटी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आती हैं उनको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कितना हमें बजट आउटले दिया गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि है आपका पैन कार्ड, ठीक है, उसको हमारे क्या करना है, अप्रूव करने के लिए कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पर 1435, ओके, 1435 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट हमारा बजट आउटले प्रोवाइड किया है, ताकि हम पैन 2.0 को स्टार्ट कर पाए। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बजट आउटले आपको दिया गया है उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर जो कमिटी है उन्होंने बोला है कि 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें कि इंडियन रेलवेज का आएगा आपका 7,927 करोड़ का, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, किसको ऑनर किया गया था विद द आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तो ये दिया गया था गुलजार साहब को। ओके, तो गुलजार साहब को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस न्यूज में कुछ भी। आगे बात करते हैं, कौन सी कंट्री है जो कि 69th मेंबर बन गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो अभी हमने देखा इजराइल जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की 69th मेंबर बन चुकी है, ठीक है। और आगे हम अगर बात करें इसके अलावा, तो इनकी मेंबरशिप को 14 अप्रैल 2022 में अप्रूव कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसे ब्रिक नेशन है जिसने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ब्राजील ने ऐसा बोला है कि वो BRI इनिशिएटिव जो है हमारे चाइना का उसको ज्वाइन नहीं कर रहे, जैसे कि इंडिया ने भी ऑलरेडी मना कर रखा है। आगे बात करते हैं हमारे 20th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो कि आंध्र प्रदेश जो है जहां पर वर्ल्ड का फर्स्ट जीरो एमिशन क्लस्टर बना है, जिसको, और इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। तो ये है आपका AM ग्रीन कार्ड की कंडा क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, एंड हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो 104th फुल मेंबर बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो अर्मीनिया जो है वो 104th मेंबर बन चुकी है। इससे आपको दो चीजें पता चल गई कि अर्मेनिया लेटेस्ट मेंबर है, और अगर हम बात करें ISA की तो यहाँ पर अब 104 मेंबर्स आपके हो चुके हैं। ये बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था, ये हमने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नवंबर 2015 में, बेसिकली एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव था, जिन्होंने, जो हमारे पूर्वी प्रधानमंत्री थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रैंकोस हॉलैंडे, उनके साथ में मिलकर स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने तरुण प्लस कर अपनी कैटेगरी जो है उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, आप लोगों को पता है ना 3 कैटेगरीज आती थी, अब एक नई कैटेगरी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चाह रहे थे, ये चाहते हैं टू इंक्रीज द लोन लिमिट फ्रॉम 10 लाख टू ₹20 लाख। अब अगर हम बात करें कि ये डिवीजन आपका कब इफेक्ट में आएगा, तो ये आपका अक्टूबर 24, 2024 के शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तरुण प्लस कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट का लोन दिया जाता है। आगे समझ में, चलो आगे बात करते हैं। हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जहां पर 100% फंडिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी, ये बेसिकली इसका जो लॉन्च किया गया है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, दीदी की बात हो रही है, दीदी मतलब सिस्टर, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एल्डर सिस्टर, तो विमेन से रिलेटेड कुछ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं हमारे,
ठीक है, वहां पर उनको सप्लाई किए जाएंगे ड्रोन्स फॉर रेंटल सर्विसेज इन एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें इसके आगे, तो ये आपकी सब कैटेगराइज्ड है जो कि आती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगर आप नाबार्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो DNRLM बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक स्कीम हो जाती है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्कीम की बात करें अगर हम, तो इसका आपका फंड आउटले है 1261 करोड़, दैट इज 1261 करोड़ रुपीज इसका फंडिंग आउटले है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो ड्रोन्स दिए जा रहे हैं वो 14,500 सिलेक्टेड SSGs को दिए जाएंगे बिटवीन 24-25 एंड 25-26। चलिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं उन्होंने एक नेशनल वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज की। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका प्राइमरी फोकस क्या होगा। तो इन्होंने ये जो अपनी वर्कशॉप है ये स्टार्ट की है विद नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है उसको डिस्कस करना चाहते हैं अंडर व्हाट, इसको ये अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर इसको क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस इवेंट के टाइम पर NHP जो है उन्होंने साइन किए हैं MOUs विद 147 प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो। ओके, अगर हम बात करें PMAU की, तो ये इसका क्या वो था, हाउसिंग फॉर ऑल इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बात करते हैं हम मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोजर टू इंडियन सिक्योरिटीज फॉर ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इन विच इंडियन म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट एज पर सेबीज लेटेस्ट डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी सेबी के लेटेस्ट डायरेक्टिव्स आए हैं जहां पर बोला गया है कि हमारे पास कितनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कि हम हमारी इंडियन सिक्योरिटीज फॉर ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्हें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट में, जहां पर इनको बोला गया है कि ये 25% ऑफ देयर नेट एसेट्स, इससे ज्यादा इसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और UAE जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं टवर्ड्स लिंकिंग इंडियन पेमेंट सिस्टम विद UAE's अरेबियन ऑटोमेटेड नेटवर्क फॉर इंस्टेंट पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंडियन पेमेंट सिस्टम है जो कि यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रहा है, तो ये है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर आगे हम क्या बात कर सकते हैं, अब हमारे पास इसमें बोला गया है कि इसमें हमें फाइनेंशियल कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सीमलेस और एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43rd हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय RBI जो है, ठीक है, वो अभी पब्लिश हुई है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स पोजीशन अभी कितनी थी अक्टूबर 2024 में। तो अक्टूबर 2024 में इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन $688.27 बिलियन थी। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन की, तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अभी हाल फिलहाल में फरवरी में ही, ठीक है, 7 फरवरी तक का हमें RBI ने डेटा प्रोवाइड किया था, जहां पर RBI ने बोला है कि $638.260 अब हमारे पास रिजर्व्स हैं। बीच में अगर हम बात करें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, एक्चुअली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी ज्यादा कम हो गए थे क्योंकि RBI इंडियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, इंडियन रूपी को अपलिफ्ट करने के लिए मार्केट में डॉलर्स को निकाल रहा था। चलिए आगे बात करते हैं, मतलब सप्लाई उनकी बढ़ा रहा था। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और की हमारी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, तो देखिए अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व में हम क्या क्या लेते हैं, एक तो हम डॉलर्स ले रहे होते हैं जो हमारे पास होते हैं, गोल्ड ले रहे होते हैं, अलोंग विद दैट जो कि हमारे पास IMF में SDRs होते हैं उनको हम लेते हैं, अलोंग विद रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन जो कि हमारी अगेन IMF के साथ में होती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें RBI की,
तो हम अगर नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हमारी कितनी चाहिए कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल काउंटर पार्टी बन जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको बताया था, तो ये था हमारा 300 करोड़। चलिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया बैंक जो है वो अभी कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जो अभी फर्स्ट लैंडर बन चुका है टू ऑफर रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे हमारे पास आरटीजीएस नेफ्ट होता है जिसमें हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऐसे ही अब हमारे पास में हमारे इंडियन बैंक जो कि है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिससे कि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को भी स्विफ्ट के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट करके बोला है कि अब हम उनसे भी रियल टाइम ट्रांजेक्शन कर देख पाएंगे, ट्रैकिंग कर पाएंगे कि हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सर्विस मोबाइल बैंक जो भी हमारी मोबाइल ऐप है बैंक की, उस पर भी हमें मिल जाएगी और उसकी वेबसाइट पर भी। केरला क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने लोन दिया है। तो कितना लोन दिया है? $200 मिलियन का यहाँ पर लोन दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक की कौन सी ब्रांच ने या फिर कौन से उनके मेंबर ने ये दिया है हमें, तो ये दिया गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर आरडी, ठीक है, आईबीआरडी बोलते हैं इसको, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप सभी लोगों को पता होगा वर्ल्ड बैंक की अपनी अपनी ब्रांचेस होती हैं, अपनी इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बेसिकली अलग अलग पर्पसेस से लोन्स दे रही होती हैं। तो यहाँ पर आईबीआरडी ने केरला को लोन दिया है कितना? $200 मिलियन का। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कितने टर्म के लिए दिया गया है? ये 23.5 ईयर टर्म के लिए दिया गया है और इसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड भी रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 लाख लोगों को, ठीक है, 4 लाख फार्मर्स को क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि वो मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव कर पाएंगे और विमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको प्रमोट करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट यहाँ पर 709.65 करोड़ रुपीस जो है वो अपने लगा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक 200 मिलियन का अपना लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये यहाँ पर कौन से स्टेट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? ये उत्तराखंड में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट या ये कोलैबोरेशन किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी ये $200 मिलियन का लोन है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे होंगे? इसमें हम देख रहे हैं कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भी को फाइनेंसिंग कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर 2 इंटरनेशनल बैंक्स इन्वॉल्व है जो कि आपको फाइनेंसिंग कितनी कर रहा है? हमें इंटरनेशनल यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ये कर रहा है $191 मिलियन की। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अभी आरबीआई का एक न्यू इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क आया है जहां पर एक इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी एफपीआई कर रहा है तो वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। तो यहाँ पर बोला गया है कि आरबीआई के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर द रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआईज टू एफडीआईज अगर हमारी प्रिस्क्राइब लिमिट ब्रीच हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? बेसिकली यहाँ पर एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बताया गया है कि एफपीआईज जो हैं वो अगर एफडीआईज में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आप क्या कर रहे हो? 10% की हमारी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, 10% ऑफ पेड अप टोटल पेड अप कैपिटल ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। ओके, चलिए इसके अलावा और क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है आपसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स की, तो एक एफपीआई जो है वो 10% से ज्यादा अपना कैपिटल नहीं लगाना चाहिए और अगर ये लिमिट को हटा देते हैं तो इनको एफडीआई बताया जाएगा और एफडीआई के अंदर अलग अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पेनल्टीज चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड। तो अभी ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। हमने एक किया था कि इंडसइंड बैंक के साथ में इसने कोलैबोरेशन किया है और एक हमने एसबीआई का देखा था जिन्होंने सोनेक्स एनर्जी के साथ में कोलैबोरेशन किया था, राइट।
चलिए आगे अगर हम बात करें, 34th क्वेश्चन है हमारा, जहां पर बोला गया है कि जो आरबीआई है इन्होंने मैंडेट किया है ऑथोराइज डीलर्स को कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं विच टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू द ट्रेड रिपोजिटरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑल इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, स्पॉट कौन से होते हैं हमारे, जो कि हमारे नेक्स्ट डे के बाद होते हैं, ठीक है, T+2 वर्किंग डेज में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन सेटलमेंट्स हो रहे होते हैं वो स्पॉट के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग कैश एंड टॉम। कैश ट्रांजेक्शन सेम डे, टॉम मतलब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के बाद में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उनको हम स्पॉट में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन डेजिग्नेटेड एज डीसिब बाय द आरबीआई फॉर द ईयर 2024। तो हमारा एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक अगेन इन द सेम लिस्ट है, ओके। चलिए अगर हम बात करें, एसबीआई बकेट 4 में आता है तो इनको एडिशनल CET1 बफर रखना होगा, एचडीएफसी बकेट 2 में और आईसीआईसी बैंक बकेट 1 में आता है। जितनी बड़ी बकेट में आप होगे उतना ज्यादा आपको एडिशनल CET1 मतलब कि हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल अपने पास रखना होगा। आगे बात करते हैं, बैंक्स जो हैं जिनके पास एसेट्स उनके 2% ऑफ इंडिया जीडीपी क्या हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं, उनको हम डीसिप क्लासिफिकेशन के अंदर ले आते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला गया है कि यस बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर कोलैबोरेशन कर क्या निकाला है, एक क्रेडिट कार्ड निकाला है। जो किसके लिए निकाला है इन्होंने, सैलरीड इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए। तो इसका क्या नाम है, यस बैंक रियो रुपे क्रेडिट कार्ड। देखो इसमें रियो लिखा हुआ है ना, यहीं से इसका आंसर मिल जाता है। रियो मनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर ये कार्ड निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी पूछा गया है कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, ठीक है, इंडिया ने अभी तक ओवर द इयर्स यूएनआरडब्ल्यूए के अंडर प्रोवाइड किया है। तो यूएनआरडब्ल्यूए प्लस पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए है। तो यहाँ पर इंडिया ने अभी तक $40 मिलियन तक खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने कमिटमेंट दिया था कि वो $5 मिलियन जो हैं वो कमिट कर आया था इन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बेसिकली इसका भी हमने देखा था कि फर्स्ट ट्रांचे जो है, जो कि 2.5 सॉरी सेकंड ट्रांचे जो है $2.5 मिलियन का, वो रिलीज हो चुका है। दोस्तों यूएनआरडब्ल्यूए की आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी चाहिए, जो कि है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नॉर्थ नियर ईस्ट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा ऐसा ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कौन से हैं, 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्होंने की कमिट किया है फंड्स टू नदर्न आर्क्स इनॉग्रल क्लाइमेट फंड। तो यहाँ पर अगर हम पहले नदर्न आर्क की बात करते हैं, तो नदर्न आर्क क्या है, ये एक एनबीएफसी है, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का क्या निकाला, क्लाइमेट फंड निकाला। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ फंड में $65 मिलियन मिले हैं, जिसमें से 2 अलग अलग बैंक्स ने इसे दिया है। फर्स्ट बैंक है हमारा यूएस का, यूएस आईडीएफसी, ठीक है। तो इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया है $50 मिलियन। और दूसरा है ऑस्ट्रिकाइसी एंटविगिंग्यूज बैंक एजी। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया का डेवलपमेंट बैंक है, जो कि है $15 मिलियन आपको इन्होंने इस फंड में दिए हैं। दोस्तों अब एक और हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडस बैंक से रिलेटेड। देखिए इंडस बैंक से रिलेटेड अभी हम 3-4 इनिशिएटिव पढ़ेंगे। पहला हमने टाटा पावर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिसेफ के साथ में इन्होंने डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट चेंज के लिए किया है, ठीक है। तीसरा अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि तीसरा इनिशिएटिव हमारा क्या है। एनीवेज आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिसेफ के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट कर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्होंने पार्टनरशिप की है ये इस प्रोग्राम के अंडर की है, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरी पार्टनरशिप वैसे मैं बता दूं आपको, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ में मिलकर की है, ओके। उसको हम आगे जाकर समझेंगे। अभी हम यहाँ पर आते हैं हमारे 39th क्वेश्चन पर, जिसमें बोला गया है कि आरबीआई के नवंबर 2024 मंथली बुलेटिन के अकॉर्डिंग
इंडिया ने कितने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिसको ईसीबीस भी बोलते हैं हम, ठीक है, वो रिसीव किए हैं। नेट इनफ्लो मतलब रिसीव हमने किए हैं उनको। तो बेसिकली ये हमारा आया है अभी तक $7.9 बिलियन। सॉरी, आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी अगर बात करें, ये लास्ट ईयर हमारा सिमिलर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कितना था, 6.8 बिलियन था। अगर हम बात करें तो 50% के अराउंड हमारे जो न्यू ईसीबीज आए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आए थे। आगे बात करते हैं, आरबीआई ने अभी एक एमओयू साइन किया है मालदीव गवर्नमेंट के साथ में। ओके, तो मालदीवियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ में, ताकि हम हमारी लोकल करेंसीज को प्रमोट कर पाए और वो अपनी, तो इंडिया का जैसा आप जानते हो रुपया होता है, इंडियन रुपी को रुपया भी बोलते हैं हिंदी में, वैसा ही सिमिलरली मालदीवियंस का क्या होता है, मालदीवियंस का होता है रुपया। तो रुपया और रुपया दोनों को ही प्रमोट करना है। अभी जैसा मैंने आपको इंडसइंड बैंक का बताया था, तो यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है, फॉर विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ताकि ये भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव को लॉन्च करें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो इनिशिएटिव है ये ड्रिवन हो रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट्स के अंडर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें क्या करना होता है, 2.5% ऑफ अवर नेट प्रॉफिट, है ना, जो कि हमारे 3 साल का होता है, उससे हमें क्या करना होता है, उसके अंडर हमें अपना अमाउंट देना होता है, ताकि हम सोशल सेक्टर को, एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर पाए। आगे बात करते हैं, अभी सेबी का एक सर्कुलर आया था अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ सेबी एक्ट 1992। इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम 1% ऑफ पब्लिक इशू साइज जो है उसको डिपॉजिट कर देंगे। पहले अगर हमारा देखो, जैसे आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ से पहले आपको क्या करना है, एक मान लो आईपीओ आ रहा है आपका 10 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ के 1% आपको क्या करना होगा, इसको आपको डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, किसके साथ में, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी हो गया या बीएससी हो गया। तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हमारा 43rd क्वेश्चन है, जहां पूछा गया है कि किस बैंक ने अपना वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी निकाला है विद पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारा आया है J&K बैंक की साइड से। ओके, ये स्पेशली कहां पर होगा, ये रूरल एरियाज में होगा, ताकि वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर J&K बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, बलदेव प्रकाश जी हैं, और अमित नारंग जो हैं वो सीईओ और डायरेक्टर हैं पेमार्ट इंडिया के। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द रिवाइज मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे। ठीक है, तो अब हम कितना 123 पे के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो पहले ये 5,000 था, अब ये बढ़कर 10,000 रुपए हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पेमेंट आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो आप फीचर फोन के थ्रू इसे कर सकते हैं। फिर आता है हमारा यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट, जो पहले 2,000 था, अब 5,000 हो चुका है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है वो हमारी 500 रुपए से 1,000 हो चुकी है। देखो, पहले वॉलेट में आप क्या कर सकते थे, वॉलेट में आप 2,000 रुपए रख सकते थे, जिसमें से हर ट्रांजेक्शन में आप 500 रुपए खर्च कर लेते। अब आप क्या कर सकते हो, 5,000 रुपए रख सकते हो, जिसमें से हर ट्रांजेक्शन में आप 1,000 रुपए जो है वो खर्च कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इन्होंने पूछा है कि आरबीआई ने कितनी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। तो वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे जो रेपो रेट्स हैं उनके हमारे बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ही रहते हैं, लेकिन ओवर द नाइट नहीं रहते। ये हमारे कोविड-19 के वजह से आए थे। तो यहाँ पर आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाले हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वेटेड एवरेज कॉल रेट रहता है ये 23 बेसिस पॉइंट ऊपर चला गया है इनका फ्रॉम द पॉलिसी रेपो रेट। लेकिन अब पॉलिसी रेपो रेट की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में आरबीआई ने उसे चेंज कर 6.25 कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। एक हमेशा आपको याद रखना है, 1% इज ऑलवेज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं, कौन से बैंक ने अभी क्या किया है, एक पार्टनरशिप की है एंड नाउ दे हैव बिकम अ सिग्नेटरी टू पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने पार्टनरशिप कर कर ये बेसिकली सिग्नेटरी बन चुके हैं पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के साथ में। आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पर पीएनबी का गोल है ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने आरबीआई से अप्रूवल लिया है टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद जनरली ग्रुप। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जनरली ग्रुप के साथ में आएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में अपना बोलबाला मचाने। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखा कि अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं एंड इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं चीजें। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। What is the name of the wealth advisory service launched by HDFC Securities Limited? तो ये है HDFC True। ठीक है, तो याद रखिएगा HDFC True क्या है, वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज किसको दी जाती हैं, जिनकी नेटवर्थ 10 करोड़ के आसपास होती है, ताकि या उनसे ज्यादा होती है, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो अपनी पर्सनल सेविंग्स होती हैं, इनको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने पैसों को डबल कर सकते हैं, या फिर बोलो अपनी जो कैपिटल है उसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बैंक्स होते हैं वो वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गई है इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर, सॉरी आपका फिस्कल ईयर रहेगा तो 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर है तो 24। तो ये बेसिकली हमारी बन चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये यहाँ पर हो चुके हैं 21,083 करोड़ ओके रुपीस के फॉर्म में, और डॉलर्स में याद करना हो तो 2.6 बिलियन डॉलर्स। आगे बात करें अगर हम, तो यूएस जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है। इसके अलावा ये क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स को ये इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एग्री किया है कि वो 11,000 करोड़ रुपए जो है वो आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे, ताकि अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी का कंस्ट्रक्शन कर पाए। अमरावती क्या बन रही है, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बन रही है, जिसका आप यहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश अलग अलग जगहों से अलग अलग डेवलपमेंट से बैंक से कुछ ना कुछ फंड्स ले रहा है। तो यहाँ पर हुडको दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने भी एग्री किया है कि ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इन्होंने भी कंसेंट दिया है कि 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल फंड इनको जो मिल रहा है वो कितना हो गया आपका, 11,000 करोड़ और 15,000 करोड़ 26,000 करोड़। ओके, चलिए अब आती है बात कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके कुछ रिवाइज नॉर्म्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इनएक्टिव कब बोल दिया जाएगा। तो अगर वो 24 महीने तक उसमें किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारे डीमैट अकाउंट है उसको हम बोल देंगे कि ये अब इनएक्टिव हो चुका है। राइट, अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं आईपीओज में, म्यूचुअल फंड्स में, एसजीबीस में, या फिर ऑफर फॉर सेल और बाईबैक में, तो हमारे एक्टिव ट्रांजेक्शंस माने जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बस इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज और करेंसीज को लिए ही ट्रेडिंग जो है एक्टिव मानी जाती थी। अब एक नया डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जहां पर हमें टोटल एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट्स बताए गए हैं मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज के कंबाइन करके। तो ये हैं हमारे $73.21 बिलियन। तो यहाँ पर हम 19% का एक पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। आगे बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना डेटा रिलीज किया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो वो हो चुकी है 11%। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। राइट, अगर हम बात करें टोटल अमाउंट की, तो ये हो चुकी है ₹236 ट्रिलियन। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो 236 ट्रिलियन है, क्या ये पूरे के पूरे 236 ट्रिलियन ऐसे अमाउंट होंगे? नहीं। देखो, जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आ रहे हैं वो लोन्स में जाते हैं, ठीक है। जो लोन्स बैंक लेता है वो भी लोन्स में दे देता है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आपकी क्या हो रही होती है, बेसिकली कहीं और भी जा रही होती है। तो सेम एक ही रुपया मान लो आपका है, तो वो 1 रुपया आपका दूसरी जगह भी चला गया। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 236 ट्रिलियन ही होंगे। 236 ट्रिलियन की तो ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पर यूज हो रहा है वो अमाउंट, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये पैसे कम होते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटा रिलीज ऑन 12 नवंबर, यही सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट इनका कितना बड़ा है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या पूछा गया था, कितनी ग्रोथ हुई है, अब पूछा है नेट प्रॉफिट। तो 1/4 25.6% की यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, तो यहाँ पर अब कितनी हो गई है, ये 85,520 करोड़ रुपीस की यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में, दैट इज यूएई, ठीक है। फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख करोड़ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जहां पर ये सोलार, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी होगी आपकी 60 गीगावाट। अगर दोस्तों बात करें तो इंडिया क्या चाहता था, इंडिया 500 गीगावाट ऑफ सोलार एनर्जी कैपेसिटी चाहता था, और यहाँ पर राजस्थान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 250 गीगावाट का सपोर्ट देगा, ठीक है। मतलब 50% वो खुद ही देना चाहता है। अब आती है बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि है हमारे जनरल अनिल चौहान जी। तो इन्होंने अभी कौन सी कंट्री विजिट की है, फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 3 नवंबर, टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने विजिट की है अल्जीरिया में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा ये किससे मिले थे, तो ये मिले हैं जनरल सैड चंगेरिया जी से, ठीक है, जो वहां के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पीपल नेशनल आर्मी है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंस दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर इन्होंने डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की है, तो आगे चलकर कुछ इनिशिएटिव्स हमें देख सकते हैं इनके साथ में। अब आती है बात, इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, कौन सी कंट्री के साथ में किया है, फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, दैट इज यूनिकॉर्न, ठीक है, फॉर इंडियन नेवी शिप्स। तो इन्होंने जापान के साथ में क्या कर रही हैं, ये जापान के साथ मिलकर आपके लिए यूनिकॉर्न्स लेकर आएंगे। ओके, याद रखिएगा ऐसे कि जापान से अभी तक डोरेमोन आ रहा था हमारे पास, अब हमारे पास यूनिकॉर्न्स आएंगे। ओके, ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमारे कौन अपॉइंट हुए हैं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम, देखो ये ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर चित्रा जयसिम्हा जो हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ एनपीएस, ठीक है। तो पीएफआईडीए ने अपॉइंट किया है इनको, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, इन्होंने एलआईसी में भी काम किया है। देखो इनिशियली ना नबार्ड वगैरह में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने लग गए थे, वो लोगों के नाम से नहीं आते थे, वो क्या आते थे कि कौन से स्कूल में बच्ची पढ़ी है जिसने ये अचीवमेंट ली है, कि कौन से वहां से आए हैं। तो इसी तरीके से ना आपको सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, इसलिए ऐसी चीजों को याद रखना कि इन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, क्या चीजें हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड डिटेल्स जान लेना। आगे बात करते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है एज सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन इंडिया डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट। तो यहाँ पर प्रणव चौड़ा जो है, उनको यहाँ पर सीईओ बनाया गया है जेपी मॉर्गन इंडिया बैंकिंग यूनिट के लिए। आगे अगर हम बात करें, किसको अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, तो अमिताभ चौधरी, ठीक है। तो याद रखना, अमिताभ बच्चन की जगह इस बार अमिताभ चौधरी जो हैं, वो आपके लिए 5 करोड़ लेकर आएंगे फ्रॉम एक्सिस बैंक। ओके, ऐसे याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो गंदे गंदे जोक्स मैं क्रैक कर रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। अभी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके संजीव खन्ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने किसे सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी को। ओके, चलिए, और अगर हम इसके अलावा बात करें
इन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा भी बोलते हैं, उसके ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। ठीक है, तो किसको रीइलेक्ट किया गया है? तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा बने हैं माइया सांडू। ठीक है आजकल इंस्टाग्राम पर एक वो सॉन्ग चल रहा है ना, माइया तेनू, तो यहाँ से उसी को याद कर लो। माइया सांडू जो है वो मोल्डोवा के क्या बन गए हैं? वो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the 7th executive director of regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia information sharing sector? भाई साहब कितना लंबा नाम है ऐसे लंबे लंबे नाम को छोटा छोटा याद कर लो। ईडी ऑफ रिकाप आईएससी, ये बने हैं वीडी चाफेकर। सारे नाम डिफिकल्ट है। ईडी रिकाप आईएससी वीडी चाफेकर। चलिए सिंगापुर में पता नहीं क्यों इतने डिफिकल्ट नाम होते हैं। उस दिन मैं जनवरी के करंट अफेयर्स करा रही थी तो वहां के प्रेसिडेंट आ गए थे इतने लंबे से नाम के। आगे बात करते हैं, किसको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल ड्यूरिंग इट्स 92nd जनरल असेंबली इन ग्लासगो यूके? ये अपॉइंट किया गया है वाल्डेसी यूर्कुजिया को। ओके, तो यहाँ पर वाल्डेसी यूर्कुजियाजी जो है उनको, जो कि फेडरल पुलिस कमिश्नर थी ब्राजील से, इनको अभी न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल पुलिस ड्यूरिंग इट्स 92nd जनरल असेंबली, जो कि हमारी कहाँ पर होती है, ग्लासगो यूके में हुई है, वहां अपॉइंट किया गया है। ओके, अच्छा वैसे इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल पुलिस नहीं होता लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस होता है। इंटर पुलिस मैंने इसलिए बोल दिया था ताकि आपको याद रहे। अब आते हैं क्वेश्चन की कोई फिर से एमडी और सीईओ बने हैं किसके? भारतीय एयरटेल के। तो कौन बने हैं? इस बार बने हैं शाश्वत शर्मा जी। अब हमारे शर्मा जी का बेटा क्या बन गया है? एमडी और सीईओ बन गया है। किसका बन गया है? एयरटेल का बन गया है। ओके, हर जगह शर्मा जी ही छा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर हमारा भारतीय एयरटेल हो। आगे बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके एक सेकेंड ना। अब आते हैं हमारे नए क्वेश्चन पर, जहां पर पूछा गया है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड जो है अभी अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने सक्सीड किया है लाल बाइबिया कुटलुआंगा यांगटे जी को। तो ये है अलका तिवारी जी, जिन्होंने इनको क्या किया है, अभी सक्सीड किया है। ये एक आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा अगर हम बात करें डिविडेंड का, तो वो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। उनमें से एक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इनके नए चेयरमैन आए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अरविंदर सिंह सहाने। तो यहाँ पर एस से नाम शुरू तो नहीं हो रहा है लेकिन खत्म हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया के 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम भी संजय मूर्ति है। तो हमें याद रखना होगा कि एस वाले नाम के लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है जस्टिस एस कांत, सूर्यकांत। ओके, तो अगेन हमारे पास एक और ऐसे नाम आ गया। फिर ब्रांड एम्बेसडर आए थे और टूरिज्म एडवाइजर आए हैं थाईलैंड के। तो ये कौन बने हैं? ये भी बने हैं हमारे सोनू सूद साहब। अगेन एस नाम, इनके नाम में तो 2 एस है तो आप भूलोगे नहीं। 11th एडिशन आया है हुरूम इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट का, जहां पर कौन इंडिया के मोस्ट जनरस पर्सन बने हैं? ये बने हैं शिव नादर साहब। ठीक है, तो अगेन शिव नादर साहब, एस इनका नाम है। ये एचसीएल के हमारे को फाउंडर हैं। और अगर हम बात करें, एक शिव नादर यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम से। तो इन्होंने भी क्या किया है, ये बंदे हैं सबसे टॉप किया है इन्होंने हमारा फिलैंथ्रोपी लिस्ट को। अगर हम बात करें कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये आया है ब्रैट। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, पहले ब्रैट के लिए समझ लेते हैं कि एक सिंबल है कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड हिडोनिज्म का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कहाँ से आया है, तो ब्रैड समरफेस से ही आया है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि कुछ और भी वर्ड्स हैं जो ऐड किए गए हैं जो कि जेन जी स्लैंग के हैं, ठीक है। ब्रेन रॉट, इरा, लुक्स मैक्सिंग, रॉ डॉगिंग, एंटी टूरिज्म, डेलुलू, रोमांटिसी, सुपर मेजोरिटी एंड यापिंग। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप जेनजी से हैं, स्लैंग्स जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर जेनजी नहीं है, स्लैंग्स नहीं जानते हैं, इनके कुछ अपने मीनिंग ढूंढ रहे हैं, आप नहीं जानते होगे कि किस बारे में बात हो रही है, तो रहने दो। ओके, चलो। Which bank has been recognized as the best bank in India for 2024? एस से क्या शुरू हो रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एस एस एस, बहुत सारे एस, जिनके नाम एस से हैं वो लोग खुश हो जाओ। आप भी हो सकता है एनपीएस ग्रेड ए में एक सिलेक्शन लेकर आओ और फिर बोलो क्योंकि सभी का नाम एस से था, हमारा भी सिलेक्शन हो गया, एस वालों की लकी ईयर है, ठीक है। चलिए, ऐसी बकवास के साथ में पढ़ते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी, थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ में चीजें याद रहती हैं। अब एक सीरियस क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर जादव पायनिंग इंटरनेशनल अवार्ड मिला है हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जी को, ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये किसको मिला है? ये मिला है करुण अक्कर रेड्डी साहब को, ठीक है। तो क्यों मिला है इन्हें? बेसिकली ये पॉपुलरली जाने जाते हैं एज वाटरमैन एंड ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। ये भी बात याद रखना। इनका सिग्निफिकेंट क्या रहा है? कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए, अब पूछा जा रहा है कि 2024 बुकर प्राइज जो है वो किसको मिला है? तो इनकी नॉवल है ऑर्बिटल। नॉवल का नाम याद होना भी जरूरी है और जो राइटर हैं उनका नाम भी याद होना जरूरी है। तो ये मिला है समंथा हार्वे को। 2019 के बाद पहली विमेन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन बना है फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 टाइटल, ठीक है, जीतने वाले, तो ये कौन बनी है? ये बनी है रेचल गुप्ता, ठीक है। ये जालंधर से हैं। अगर हम बात करें जितने टाइटल्स लारा दत्ता को मिले हैं उनका रिकॉर्ड इन्होंने इक्वेट कर लिया है, मतलब नाउ इनके पास उतने ही टाइटल्स हैं जितने लारा दत्ता के पास में हैं। अगर हम बात करें किसको टॉप पोजीशन मिली है इन द फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस, तो ये मिला है एलॉन मस्क को। इसके अलावा सेकंड और थर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जेनसेन हुआंग कौन है? ये सीईओ है नवीडिया लिमिटेड के। और तीसरा पोजीशन मिला है सत्या नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं बात करूं अंबानी साहब और अडानी साहब का, तो अडानी साहब का नाम भी नहीं आया है, माइट बी हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बाद में जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से। और हमारे मुकेश अंबानी साहब जो है वो 12th स्पॉट पर हैं। नेक्स्ट आता है मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल एट द 73rd एडिशन ऑफ द पेजेंट। ये किसको मिला है? तो ये मिला है मारिया विक्टोरिया केजरथेविंग। देखो ये कहाँ से है, ये पहले तो याद रखना, ये जो हमारा पेजेंट हुआ है ये हुआ है मैक्सिको में, ठीक है। ये है डेनमार्क से, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि डेनमार्क में ये पहली बार किसी ने ये पीजेंट ये टाइटल जीता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है 5वें साल के लिए। ये हमारी रैंकिंग्स और निकालता है। ये रैंकिंग्स आती हैं S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें हिंडाल्को की तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उसको भी काफी कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है बाय 19.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2024 फाइजर अवार्ड जो है वो कौन सी बुक के लिए और किसको मिला है? वो मिला है आपका प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर हैं। और किसके लिए मिला है? गाना सुना है ब्राउन मुंडे, आजकल थोड़ा चल रहा था ना इंटरनेट पर, तो ब्राउन स्किन्स, ठीक है। इनकी बुक क्या है? ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66। ऑल्दो ब्राउन मुंडे का ब्राउन स्किन से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए आसानी होगी इसलिए मैंने आपको ऐसे याद दिला दिया, ठीक है। प्रोफेसर का नाम क्या था? प्रोजित बिहारी मुखर्जी, ठीक है। नाम है इनका प्रोजित, आता है उसमें बिहारी, ठीक है। मुखर्जी जो मेजरली आपको मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? अशोक यूनिवर्सिटी हरियाणा में, ठीक है। इनका खुद के नाम में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इनकी बुक में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, कलर्स की, ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स। चलिए
आगे बात करते हैं, किसको ऑनर किया गया है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ये मिला है भाइयों और बहनों यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन 2024। कौन दे रहा है ये? वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज ये अवार्ड दे रहे हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है 7th एडिशन जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर हुआ है, जिसमें कि पूछा गया है कि ये किसको दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने का भी एक तरीका बताती हूँ। वो याद है जेसीबी की खुदाई, जिसमें कि 5 मिलियन या 500 मिलियन कुछ व्यूज आए थे वीडियो पर, बहुत वायरल हो रहा था। तो यहाँ पर जेसीबी प्राइज है, ठीक है, और यहाँ पर लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे याद कर लो, जेसीबी प्राइज लॉरेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो लोग जेसीबी की खुदाई में मीनिंग ढूंढ रहे हैं लाइफ का, और ये बुक लिखी है उपमन्यु चैटर्जी ने। ओके, अगर आगे हम बात करें, इनको 25 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है और एक ट्रॉफी मिली है मिरर मेल्टिंग। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, ये कहां पर हेल्ड हुई है? तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये हुई है मनीला फिलीपाइंस में। ठीक है, 24 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो ये थी सर्च टू 2030 enhancing ambition in Asia Pacific to accelerate disaster risk reduction। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि कहां पर 16th COP हुआ था, टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर CBD COP 16 पूछा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें, ये हुआ है आपका काली कोलंबिया में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पीस विद नेचर। ओके, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर हम 30% ग्लोबल लैंड एंड सी एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और 30% हमारे रिस्टोर कर रहे हैं डिग्रेडेड इकोसिस्टम को बाय 2030। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ पीएम मोदीज एड्रेस एट 22nd हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट। आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट हर साल होती है, तो इसका नाम था डेवलपमेंट विद डिग्निटी। ओके, तो यहाँ पर ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने 5 रुपए का कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप जो है वो भी रिलीज किया है टू मार्क 100 इयर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स कौन से उसमें आया था? बेसिकली 100 साल पहले आया था। इसे कौन लेकर आए थे? इसे हमारे बापूजी लेकर आए थे, महात्मा गांधी साहब। ठीक है, इन 1924। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पूछा गया है हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? अच्छा, इसे होस्ट किसने किया है? आरबीआई ने। तो ये अकॉर्डिंगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्डिंग सिनर्जीज अक्रॉस द सेंट्रल बैंकिंग फैटर्निटी ऑफ द ग्लोबल साउथ। देखो, बेसिकली इन्होंने क्या क्या यहाँ पर कैसे याद रखोगे? फ्रॉम ग्लोबल साउथ है ना, सेंट्रल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कहाँ से हो रही है? ग्लोबल साउथ की उसमें हो रही है, जो जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक है फ्रॉम ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक फ्रेटर्निटी ऑफ ग्लोबल साउथ ऐसा करके कुछ नाम है। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग सिनर्जीज, तो आपको इस तरह से ये याद रहेगा। अगर हम बात करें, ये इवेंट किसका वो था? 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हुआ है हमारा आरबीआई एट 90 इनिशिएटिव, उसके अंडर ये आएगा। अब पूछा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड। तो इंटर स्टेट काउंसिल हमारे किस आर्टिकल के अंडर आती है? ये आती है आर्टिकल 263 के अंडर, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो सेंटर है और स्टेट है वो आपस में अच्छे से रहें, पीसफुल रहें। कोई भी अगर यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने आईएससी 2024 में फिर से अपना रिकॉन्स्टिट्यूट किया और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ही इसके चेयरमैन भी रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। What was the theme of 27th Energy Technology Meet held in Bangalore? तो ग्रीन एनर्जी होराइजन्स एडवांसिंग सस्टेनेबल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स।
तो यहाँ पर थीम आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की, सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो रही है, तो ग्रीन एनर्जी होराइजंस इसका नाम होगा। ओके, चलिए और इसमें कुछ है, हाँ यहाँ पर देखिए इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है ये हम बोल रहे हैं कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी बाय 2047। एकदम लास्ट वाले पॉइंट पर देखो, ये रहा, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, अब चल गया एक साथ बहुत सारा। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे हम 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड। आगे बात करते हैं, वाई हैव मध्य प्रदेश एंड राजस्थान फॉर्म्ड अ 10 मेंबर ज्वाइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमिटी। ये क्यों लेकर आए हैं, ताकि ये जो चीता कॉरिडोर है, ठीक है, उसको क्रिएट और मैनेज कर पाए, इसलिए। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, मध्य प्रदेश को कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। यहाँ पर और कौन से हैं हमारे, बस इतना ही है। चलिए, वेयर वॉज द 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हेल्ड। तो ये हुई है हमारी वेतानी लाओ पीडीआर में, ठीक है। तो यहाँ पर वेतानी लाओ पीडीआर जो है वहां पर ये आपकी एक कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई है, एशियान के जितने भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, तो वही वहां पर जाएंगे, राइट। चलिए, लाओ पीडीआर का मतलब क्या होगा, लाओस पता है ना, लाओस कोलंबिया, तो ये सारे वही वाले हैं। चलो, लाओस वाली कंट्री है। और क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डाइमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90th क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में तो आ ही जाएगा, हो सकता है आपके में ही आ जाए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 आया, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं। इंडिया के पास में ऐसे नंबर हैं, ठीक है। पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज हुआ, इसका बेसिकली नाम था। और आपको इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स याद करनी होंगी। इंडिया के बाद में आता है पाकिस्तान का नंबर, फिर आता है इथोपिया का, फिर नाइजीरिया का, इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम बात करें, 40% जो वर्ल्ड के पुअर लोग हैं वो वॉर अफेक्टेड और फ्रेजाइल रीजन्स में रहते हैं। जो चिल्ड्रन हैं वो डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड होते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं 584 मिलियन पुअर पीपल जो हैं वो 18 साल से कम उम्र में हैं। अब आया है वर्ल्ड एजुकेशन स्टैट्स 2024, ठीक है। ये रिपोर्ट आई है यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैट्स के अंडर। हाउ मच ऑफ इट्स जीडीपी हैज इंडिया स्पेंड ऑन एजुकेशन बिटवीन 2015 एंड 24। तो ये है हमारी 4.1% से 4.6% तक, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्ल्ड एजुकेशन स्टैट्स जो है ये रिपोर्ट आपकी यूनेस्को निकाल रहा है इंस्टीट्यूट फॉर स्टैट्स के अंडर, हाईलाइटिंग इंडिया एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज कितना हो गया है, 4.1 से 4.6% के बीच में रहा है, ओके। और इसमें हाँ देखो, ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 13.5% एंड 17। अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट जिसका टाइटल है हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू आईटीआर फाइलिंग। तो लोग अब किस तरीके से आईटीआर फाइलिंग आराम से कर पा रहे हैं, तो उससे हमें कितना फायदा हो रहा है ये बताना चाह रहे हैं ये। तो इन्होंने बोला है कि जो महाराष्ट्र है इसने अभी फर्स्ट पोजीशन ली है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किसका हाईएस्ट शेयर है इन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने टॉप पोजीशन ली है, फिर हमारा कौन सा आता है, कर्नाटका, एंड देन आता है दिल्ली, ओके। दिल्ली थर्ड पोजीशन पर हो गया, फिर तमिलनाडु और गुजरात। अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे 5 स्टेट्स हैं, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि कौन से, यहाँ पर 6-7 स्टेट्स की लिस्ट दे दी और फिर पूछा कि कौन से 5 स्टेट्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटका, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, ओके। चलिए, अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र का कितना परसेंट शेयर रहा है, तो ये रहा है 38.9%, ओके। आगे बढ़ते हैं, 2024 में ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो अगर हम बात करें 180 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग है 176 पोजीशन, ओके। अगर हम बात करें इतनी लो रेटिंग क्यों आई है, ये आई है क्योंकि इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट है और राइजिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक। अगर हम बात करें किरीबाती, टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया, ये जो है ये आपके क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके टॉप रैंक्ड स्टेट, बेसिकली इंडिया के नीचे वाले जो स्टेट्स हैं, ओके। चलिए, लो रैंक्ड,
लग्जमबर्ग टॉप कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में एस्टोनिया एंड डेनमार्क। तो देखो ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं इनमें ये टॉप पर ही आते हैं। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया तो फिनलैंड आ जाता है वहां पे। चाइना की रैंक की बात करें तो 164th है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की रैंक आई है अमंग बॉटम, अगर हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी और जंगल जलाओ। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जो रिलीज हुई थी उसमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज हमने कितना देखा था, तो यहाँ पर 3.1 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी हो जाएगा अगर हमारी करंट पॉलिसीज ही कंटिन्यू रहती हैं। ओके। अच्छा एक चीज और थी, अभी हाल फिलहाल में जो टेम्परेचर था हमने पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन वो अभी इंक्रीज हो गया था बीच में, जो कि हो गया था 1.55। ओके, ये भी याद रखना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी ऑन ग्लेशियर लेक्स इन द हिमालयन रीजन। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ग्लेशियर लेक एरिया इन इंडिया। तो इंडिया में कितने परसेंट हमारे ग्लेशियर लेक एरिया जो है वो बढ़ चुका है, वो हो गया है 33.7%। ओके, तो ग्लेशियर लेक और वाटर बॉडीज जो हैं वो हमें यहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं हिमालय में, मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। इस रिपोर्ट से हमें दिख रहा है कि 67 लेक्स हैं इंडिया में दैट हैव एक्सपेंडेड बाय ओवर 40%, प्लेसिंग देम इन द हाई रिस्क कैटेगरी फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ओके, इट इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। We have to be very sad and we have to actually work on things. So rather than just being sad and sitting in the same position, we have to do something for it. Anyways, let us continue. According to Asian Development Bank inaugural report, Asia Pacific Climate Report 2024, what is the projected GDP loss? इंडिया का कितना प्रोजेक्टेड GDP लॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बाय 2070। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया जो है, ठीक है, इनका 24.7% प्रोजेक्टेड जीडीपी लॉस होगा 2070 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 1/4 हमारा जीडीपी हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से लूज कर देंगे। ओके, आगे अगर हम बात करें हाई एंड एमिशन सिनेरियो में जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर 16.9% तक का आपको जीडीपी लॉस देखने के लिए मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 कौन से इंस्टीट्यूशन ने हाईएस्ट रैंकिंग ली है, तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कोई ना कोई आईआईटी या आईएससी इस रैंकिंग को लेके जाता है, तो इस बार है आईआईटी दिल्ली। ओके, फिर आया है आईआईटी बॉम्बे, इसके अलावा आईआईटी मद्रास, ठीक है। अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की तो इसकी पोजीशन भी 44th है, मतलब टॉप 50 में तो हम आ रहे हैं लेकिन टॉप 20 में हम अभी भी नहीं आ पाए हैं। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे की और आईआईटी देखेंगे तो 48th है और आईआईटी मद्रास की 56th प्लेस हो चुकी है। कहीं पर ये किसी टाइम पर दिल्ली से तो आगे होता था मद्रास। चलो आगे बात करते हैं। पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना जो है इसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है एंड इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इनकी थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पैकिंग की, सेकंड हांगकांग यूनिवर्सिटी और तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और कौन कौन आए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, 5 आईआईटीज आए हैं, उसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर आया है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आया है। अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 इंडिया की कौन सी सिटी की हाईएस्ट रैंकिंग है, ये है न्यू दिल्ली की, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली की रैंक वैसे कितनी आई है 77। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की कौन सी सिटी टॉप कर रही है तो वो कर रही है न्यू दिल्ली, ठीक है। और कौन सी है इसके बाद में, न्यू दिल्ली के बाद में 70th पोजीशन पर मुंबई है, उसके बाद में बैंगलोर है। कौन सी सिटी टॉप कर रही है, लंदन जो है उसने टॉप पोजीशन ली है, अगले मतलब पिछले साल भी लिया था और इस साल भी, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर से। फिर न्यूयॉर्क सिटी एंड देन पेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट हाउ मच CO2 एमिशन रिडक्शन हुआ है इन इंडिया जो हम अचीव कर लेंगे 2020 से 30 के बीच में अंडर इट्स करेंट क्लाइमेट पॉलिसीज, तो ये है हमारा 4 बिलियन टन्स का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 4 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन हमारी साइड से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया ने अगर बात करें COP26 ग्लासगो जो हुआ था
वहां पर इन्होंने बोला था कि हम 1 बिलियन तक कर पाएंगे, लेकिन हम 4 बिलियन टन तक कर रहे हैं, विच इज ह्यूज, और 4 टाइम्स हो गया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज की वजह से हम अगर बात करें तो 24% डिक्लाइन हो जाएगा कोल बेस्ड पावर जनरेशन में ही। अब हम सेंचुरी मारने वाले हैं, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं, फिर बातें बनाएंगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना इंक्रीज देखने के लिए मिला है इन इंटरनेशनल पब्लिक अडेप्टेशन फाइनेंस फ्लोस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग यूएनईपी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि इंटरनेशनल पब्लिक अडेप्टेशन फाइनेंस फ्लोस जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज हो गए हैं 32% से। ओके, तो 32% से यहाँ पर कितना 22 बिलियन से हम 28 बिलियन की तरफ पहुंच गए हैं। ओके, अगर हम बात करें 6 बिलियन इंक्रीज हमें देखने के लिए मिला है लार्जेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, इन अडेप्टेशन फाइनेंस सिंस पेरिस एग्रीमेंट 2015। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो अडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है वो हमारा काफी हाई रहा है स्टिल। अगर हम बात करें हमें एस्टिमेटेड कितनी नीड है, 215 से 387 387 तक, और कितना मिला है अभी तक, सिर्फ हमें 6 बिलियन तक मिला है, तो बहुत ह्यूज गैप है। चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वीपो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? इंडिया की ग्लोबल रैंक है 6th। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है कि इंडिया जो है इसने एक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखी है। आगे बात करते हैं, आरबीआई रिपोर्ट आई है टाइटल्ड ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की रही हैं? तो ये रही है 1.7 ट्रिलियन। ठीक है, तो हमें जो रेवेन्यू हुआ है कितना हुआ है, 1.7 ट्रिलियन का हुआ है, जहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 20% का हमें इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था, 1.42 था, अब कितना हो गया, 1.7 ट्रिलियन हो गया, विच इज डेफिनेटली वेरी ह्यूज। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 24th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो हमारी आई हैं, उसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज जो है अमंग पर्सन्स एज्ड बिटवीन 15 से, ठीक है, 15 ईयर्स और अब अबव Q2 फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना देखने के लिए मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा गया है पीएलएफएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये है हमारा 6.4% इन अर्बन एरियाज। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर यूआर अमंग फीमेल्स जो है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा फीमेल्स के अंडर, सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये है 8.4%, ठीक है, और मेल्स में है 5.7%, मतलब कि फीमेल्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 10th। ठीक है, तो सीसीपीआई के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक हमें देखने के लिए मिल रही है जो कि है 10th। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल स्कोर हमारा 67.99 है। पहले हमारी पोजीशन 7th होती थी, अब गिर के 10th हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर शायद 3 से 4 कंट्रीज का जो रैंक होता है वो ये देते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो टॉप 3 रैंक जो है वो लेफ्ट होती है एम्प्टी। 4th हमारे डेनमार्क को मिला है, 5th नीदरलैंड्स को मिला है, 6th यूके को मिला है। ओके, चलिए आगे बात करें। अगर हम सीसीपीआई रिलीज जो होती है ये हमारी हुई है कॉप 29 में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हाट, पेरिस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे होते हैं, ये बाकू अजरबैजान में आपकी हो रही है। ठीक, पब्लिश किसने की है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने की है। अब आता है हमारा 105th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फाओ है इनका वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैट्स ईयर बुक निकल कर आई है, जहां पर इन्होंने बताया है कि 2023 में कितने लोग जो हैं वो अभी हंगर फेस कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल। तो इनका बोलना है कि 2023 में 152 मिलियन पीपल जो हैं, ठीक है, उन्होंने हंगर फेस की है। अगर हम बात करें हंगर से मतलब भूखमरी से 9.1% ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी अफेक्ट हो रही है, जो कि 2019 में केवल 7.5% थी। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी कहां पर हुई है? ये आपकी पब्लिश हुई है 5th यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम में। आगे बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है 89% से और रीच हो गई है USD 3.8 बिलियन इन 2022। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन की रिपोर्ट है जिसका नाम है हमारा चार्टिंग न्यू पाथ फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी रीजन फॉर लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग क्या है। तो ये है लैक ऑफ सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा एंड एक्सक्लूजन ऑफ की प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी रीजन बताया गया है कि क्यों लिमिटेड इफेक्टिवनेस है इंडिया के जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की। तो इनका बोलना है कि सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास में की प्रोग्राम्स जो हैं वो उतने ज्यादा नहीं है, जिससे कि हम जेंडर गैप जो है उसे कम कर पाए और हमारे यहाँ पर बेटर रिफॉर्म्स लेकर आ पाए। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जॉब्स एट योर डोर स्टेप। यहाँ पर डोर स्टेप ए जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स। ये किसने लॉन्च की है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की है, जहां पर इनके अकॉर्डिंग कितने स्टेट्स हमारे स्टार्स प्रोग्राम के अंडर आते हैं? ये आते हैं 6 स्टेट्स। ओके, जैसा कि इसका रिपोर्ट का नाम बता रहा है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या देख रही है? ये देखती है कि स्किल गैप्स हमारे यहाँ पर लोगों के बीच में कितने हैं, जॉब डायग्नोस्टिक्स को देखती है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की तो ये फोकस कर रही है कि हमारे जो स्कूल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड्स के साथ में अलाइन करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने सभी लोग उसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वो मेन स्ट्रीम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करती है। अब आते हैं हमारे 108 क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंट्री है जो मोस्ट सस्टेनेबल। इसको कौन पब्लिश कर रहा है? इसको पब्लिश कर रहा है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर एंड द हिनरिच फाउंडेशन। अगर हम बात करें यूके जो है इसकी रैंक आई है सेकंड और ऑस्ट्रेलिया की थर्ड रैंक आई है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें पोर्टुलियंस इंस्टीट्यूट ने हमारे रिलीज किया है एंड इसके अलावा सैड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ने किया है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट जो है वो वर्ल्ड लीडर बनकर आया है? USA। आगे अगर हम देखेंगे तो सिंगापुर की सेकंड पोजीशन है, फिनलैंड की थर्ड और स्वीडन की फोर्थ एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया हमारी फिफ्थ पोजीशन लेकर आया है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 49th है और अगर हम बात करें लोअर मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज में तो ये हमारा सेकंड आया है आफ्टर वियतनाम। दोस्तों, अब आते हैं हमारे 110th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट आई है यूनिसेफ के द्वारा, जिसमें कि बोला गया है कि 2.3 बिलियन ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन देखें वो आपकी हो रही है 2.3 बिलियन। ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी, तो ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर इंडिया में ही लॉन्च हुई थी और ये रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ चाइल्डहुड इन चेंजिंग वर्ल्ड। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 मेगा ट्रेंड्स बताए गए हैं, जो कि है डेमोग्राफिक शिफ्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। आगे अगर हम बात करें तो साउथ एशिया, ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन रहेंगी यहाँ पर। अब आता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, एनहांसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल अवेलेबिलिटी टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल। यहाँ पर पूछा गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ कोकिंग कोल जो है वो इंडिया करेंटली इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया करेंटली 85% ऑफ कुकिंग कोल इंपोर्ट कर रहा है एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। ठीक है, विच इज हाईलाइटिंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग कोल। अगर हम बात करें इंडिया के इंपोर्ट्स की तो 85% है और हायर डिपेंडेंसी है हमारी यूरोपियन यूनियन की से भी ज्यादा है। मतलब यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा मिलाकर 62% चाहता है और हमें कितना मिल रहा है इंपोर्ट में? 85%। आगे बात करते हैं, as per recent announcements by GOI, what is the maximum life insurance cover provided under the employees deposit linked insurance scheme? तो
तो ईपीएफओ के मेंबर्स को ये स्कीम मिलती है। यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा होता है। आगे अगर हम बात करें कि 2018 में मिनिमम इंश्योरेंस कवर इस स्कीम के अंदर 1.5 लाख रुपए था, ठीक है। और पहले जो हमें बेनिफिट मिल रहे थे वो 6 लाख रुपए के मिल रहे थे। अब हमें कितना मिल रहा है? अब हमें 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल रहा है। आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक हमारे पेनल्टी लगाई है 54 लाख रुपीस की। तो किस बैंक पर ये लगाई गई है और क्यों लगाई है? तो क्योंकि इन्होंने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जो थी वो नहीं प्रोवाइड की और केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ये हमारी क्या लगाई गई है? पेनल्टी लगाई गई है। आरबीआई ने अभी रिवोक किया है ऑथराइजेशन ऑफ कौन सी दुबई बेस्ड एंटिटी, जिसक्यों कि बेसिकली जो एक ऑपरेट कर रही थी एज अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, ठीक है। ये हमारे यहाँ के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आरबीआई ने इनका क्या किया है? ऑथराइजेशन को रिवोक कर दिया है। बोला है हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो प्लीज जाओ, यहाँ फ्रॉड्स करने की कोई जरूरत नहीं है। सोलेक्स ने कौन से बैंक के साथ में पार्टनरशिप की थी? हमने देखा था स्टेट बैंक के साथ में की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीएसबी बैंक की बात हो रही है। एसएमई टर्बो लोन, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का ये एसएमई टर्बो लोन था, जहां पर हम आपको क्विक इन प्रिंसिपल सैंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने अभी रेस की है 1500 करोड़ रुपए थ्रू इट्स फर्स्ट एवर इशुएंस ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो किस तरह के बॉन्ड्स लेकर आए हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लाए हैं, जिससे इन्होंने 1500 करोड़ रुपए अपने इशू किए हैं। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो यहाँ पर कौन से मल्टीलैटरल बैंक ने एक्ट किया है एज अ पार्टनर ऑफ द G20 एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस फोरम इवेंट्स? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने अभी बेसिकली इनको ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी ने इनवाइट किया था। कहाँ पर? बेसिकली G20 हमारा ब्राजील जो है वो अभी देख रहा है, वो एज अ यहाँ पर प्रिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इन्हें बुलाया गया था। आगे बात करते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली अप्रूवल लिया है सेबी से टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस इन इंडिया? तो ये है यूनिफाई एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिफाई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी जो है वो कहाँ से है? तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? यूनिफाई लिमिटेड कंपनी जो है वो आपकी न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये 27,000 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं? एसेट्स मैनेज करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर इंडियन रेलवे ट्रेन बुकिंग इफेक्टिव कब से हो रही है? तो बेसिकली अब हम 60 दिन पहले ही अपनी रेलवेज की बुकिंग कर सकते हैं, जो कि पहले हम 120 दिन पहले कर सकते थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगी, जो कि आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे। इसमें हमने 120 क्वेश्चंस कवर किए हैं। एक्चुअली हमारा जो प्लान है वो आपके लिए है कि हम मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में मिले आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो में हमें अच्छा व्यूअरशिप मिलता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को इससे सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, एटलीस्ट कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कोई फीडबैक है या फिर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा समझ में आए कि हमारे पास व्यूअरशिप आ रही है, लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, वो हमसे पढ़ना चाहते हैं और हम फिर और मेहनत करें, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आ रहा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे खुश हैं या नहीं है और हमसे क्या चाहते हैं। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नई इनिशिएटिव्स हम आपके लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।